हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं बड़े खुश होंगे, आप अपने घर पर बड़े अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैंने एक दिन पहले कहा था कि मैं आप लोगों के लिए एक अलग से टॉपिक है बहुत जल्द शुरू करने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान जीके का एक अहम पार्ट, राजस्थान की राज व्यवस्था है, इसको शुरू करने वाले हैं, जिसके क्वेश्चंस आपकी प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो अपने इस टॉपिक को शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का साथ मुझे प्रेरणा देता है कि मैं आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक शानदार क्लासेज है वो बनाता रहूं। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और जो टॉपिक है वो है राजस्थान की राज व्यवस्था। अब बात करते हैं ये राज व्यवस्था होती क्या है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं बता देता हूं कि एक राज्य सरकार जो होती है, एक राज्य जो होता है, उसको चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, कुछ मैनेजमेंट करना पड़ता है। जो मैनेजमेंट होता है वही अपने पास क्या होती है, वही आपके पास राज व्यवस्था होती है। अब बात करते हैं कि जो राज व्यवस्था है ये कौन बनाता है, कौन चलाता है, कौन लागू करता है। तो आप सभी जानते हो भाई इसके बारे में कि एक जो राज्य सरकार होती है, कौन? राज्य सरकार। एक जो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार, वही आपके पास राज व्यवस्था का मैनेजमेंट करती है, वही राज व्यवस्था को तैयार करती है। तो अपन बात करते हैं राज्य सरकार के बारे में। हम थोड़ी सी बेसिक बातें जानते हैं अपनी राज व्यवस्था के बारे में, उसके बाद में डिटेल से प्रत्येक टॉपिक वाइज आप लोगों को मैं बहुत डिटेल से और बहुत ही शानदार बताने वाला हूँ। आप तो वीडियो को पूरा देखा करो। तो बात करते हैं राज्य सरकार के बारे में। तो अपना जो संविधान है, संविधान में राज्य सरकार के बारे में बात की गई है। तो मैं सबसे पहले तो थोड़ी बहुत बात बता देता हूँ कि संविधान में राज्य सरकार को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मैं आप लोगों को एक डायग्राम बनाकर समझाता हूँ, और डायग्राम को देखते ही आपको ये जो राज्य सरकार है उसका जो आप लोगों के मन में भ्रम बैठा हुआ ना क्या होती है, वो सारा उतर जाएगा एक ही डायग्राम से। तो इसके जो 3 भाग है, सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। उनके बारे में बात करें तो जो सबसे पहला भाग होता है वो होता है व्यवस्थापिका। अब ये जो व्यवस्थापिका है, ये इसको अपन एक दूसरे नाम से और जानते हैं भाई। दूसरा नाम क्या है? इसको अपन विधानमंडल और कहते हैं, विधानमंडल। अब विधानमंडल या व्यवस्थापिका का कार्य क्या होता है, तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी आसान भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ, डिटेल से बातें पड़ेगी। ये क्या करती है? कानून निर्माण करती है। क्या करती है भाई? कानून निर्माण। अब ये कानून का निर्माण करती है क्या? आपकी विधानमंडल। अब विधानमंडल के भी क्या होते हैं भाई? 2 भाग होते हैं। अब ये अकेले नहीं बनाते, अब विधानमंडल की बात करते हैं इसमें। तो विधानमंडल के 2 भाग कौन से होते हैं? एक तो होता है विधानसभा। अब विधानसभा की बात करें तो इसमें कौन बैठता है? इसमें आपके पास जनता के द्वारा जो चुने हुए लोग होते हैं वो विधानसभा में बैठते हैं। तो इसमें और बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हो, और इसके बारे में डिटेल से अपन बाद में पढ़ने वाले हैं। दूसरे भाग की बात करें तो वो होती है आपके पास विधान परिषद। अब विधान परिषद की बात करें तो एक मुख्य बात बता देता हूं इसके बारे में। अगर राज्य चाहे तो ये अनिवार्य नहीं है भाई, अगर आपके बारे में इसके बारे में बताऊं मैं तो ये अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है राज्य चाहे तो इसका निर्माण कर सकता है, राज्य नहीं चाहे तो इसका निर्माण नहीं करता है। इसका मतलब ये क्या हो गई आपके पास? ऑप्शनल हो गई है। ऑप्शनल मतलब ऐच्छिक। अब ऐच्छिक आप जानते हो भाई क्या होता है? ऐच्छिक वही वैसे ही होता है जैसे आप लोगों ने 12th में सब्जेक्ट चुने थे आर्ट्स में कि मुझे ये 3 सब्जेक्ट लेने हैं कि ये 3 सब्जेक्ट लेने हैं। तो इसमें राज्य चाहे तो इसका निर्माण कर सकता है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। अब ये दोनों मिलकर, अब दोनों मिलकर मतलब अगर ये है तो, और नहीं है तो ये आपके पास क्या करती है? ये कानूनों का निर्माण करती है। अब ये कानून निर्माण कैसे करती है ये डिटेल से, क्योंकि फिलहाल आप लोगों को बेसिक बात समझा रहा हूँ राज्य सरकार के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, दूसरा जो भाग है वो है आप लोगों के पास कार्यपालिका। अब कार्यपालिका के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊं मैं, थोड़ी सी बेसिक बात बताऊं। ये क्या करती है? ये कानून लागू करती है, कानून लागू करना। अब कानून लागू करना मतलब जो विधानमंडल ने, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों ने मिलकर अगर ये है तो
जो कानून बनाया है उन कानूनों को ये क्या कर देती है, कानून लागू करवा देती है। अब कार्यपालिका के बारे में थोड़ी सी मैं बात बता देता हूँ। इसमें जो प्रधान होते हैं, कार्यपालिका के जो प्रधान होते हैं, इनके बारे में तो बात करते हैं। इसके दो प्रधान होते हैं, एक होता है नाम मात्र, एक होते हैं वास्तविक। अब बात करते हैं नाम मात्र में कौन आता है, तो नाम मात्र में आपके पास राज्यपाल होता है। अब राज्यपाल के बारे में आप लोगों को डिटेल से बताऊं, थोड़ी सी बेसिक बात तो डिटेल से शुरू करने वाले हैं। राज्यपाल के बारे में बात बताएं तो राज्य सरकार जो कार्यपालिका के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सारे राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। इसका मतलब राज्यपाल एक अहम हिस्सा है। बात करते हैं वास्तविक की बात करें तो वास्तविक कौन होते हैं, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, उस राज्य का मुख्यमंत्री प्लस मंत्री परिषद ये होता है। अब बात करते हैं कि जो कानून लागू करने होते हैं वो कौन करता है, वास्तव में सीएम या मंत्री परिषद करते हैं, जो इसके नाम से करते हैं, यानी राज्यपाल के नाम से करते हैं। अब थोड़ी सी और बात बताएं तो ये जो कार्यपालिका है आपकी, मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। जो कार्यपालिका होती है इसके भी दो भाग होते हैं, इसको अपन दो कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दो भागों में डिवाइड करें इसको तो एक होती है आपके पास राजनीतिक कार्यपालिका, जिसमें आपके पास क्या होते हैं, सीएम या मंत्री परिषद होते हैं। ये क्या होती है, ये अस्थायी कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका। और इसमें कौन होते हैं, इसमें आपके पास वही सीएम प्लस मंत्री परिषद होते हैं। तो सीएम प्लस मंत्री परिषद। अब इसका कार्य क्या है, इसका कार्य आपके पास नीति निर्माण और या निर्णय लेना, ये और क्या होता है, निर्णय लेना। अब बात करते हैं दूसरी कौन सी होती है, तो दूसरी होती है आपके पास प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका की बात करूं मैं तो जो सचिवालय होता है ना अपना, एक राज्य का जो सचिवालय होता है वो सारा इसमें आता है प्रशासनिक कार्यपालिका में। ये क्या करते हैं, ये क्रियान्वयन का कार्य करते हैं। क्रियान्वयन यानी जो नीति निर्माण हो जाता है उसका क्रियान्वयन करते हैं, उसको करवाते हैं, लोगों से एक्टिव करते हैं उसके कानून को, उस नीति को। और इसमें बात करें तो इसको आप नौकरशाही के नाम से जान सकते हो। नौकरशाही वही होती है जो सेक्रेटरीट होता है, जो आपके पास सचिवालय होता है, वही नौकरशाही में सम्मिलित होता है। बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पे आता है आपके पास न्यायपालिका। और जो न्यायपालिका है उसका काम क्या है, उसका काम है व्याख्या करना। अब व्याख्या करने का मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ से आते हैं, विधानमंडल ने क्या किया, कानून निर्माण कर दिया, कार्यपालिका ने कानून लागू कर दिया। न्यायपालिका क्या बताती है, जो कानून लागू हुए हैं उनकी व्याख्या करती है कि कानून कैसे आपको पालन करना है, उसके बारे में जो बताने का काम है वो कौन करती है, वो अपने पास राज्य की जो न्यायपालिका होती है वो करती है। इस तरीके से मैंने आपको राज्य सरकार के बारे में जो बेसिक बात है, जो आपको आना बहुत जरूरी है, वो मैंने आप लोगों को सारी बताती है। बात करते हैं अपने कि अपन टॉपिक कौन सा शुरू करने वाले हैं। तो राज्य सरकार के जितने भी कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से शुरू किए जाते हैं। तो हम शुरू करने वाले हैं अपने राज्यपाल को। तो बात करते हैं अपने राज्यपाल की बात करते हैं राज्यपाल। अब राज्यपाल के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि राज्यपाल का पद कैसा होता है। ये राज्यपाल का जो पद होता है ना, वो अपने पास वैसा ही होता है जैसे अपने घर में दादाजी का होता है। दादाजी अपने घर के मुखिया होते हैं, वैसे राज्यपाल अपने मुखिया होते हैं। अब ये मान के चलो मैं दादाजी के बारे में क्यों बता रहा हूँ, ये मान के चलो किसी लड़के की शादी है। अब लड़के की शादी तो क्या कहा जाएगा, अपने अड़ोस पड़ोस में ये त्योहार है, यार भी फलाना जी का पोता ये शादी है। तो अब वो शादी चाहे दादाजी की मर्जी से हो रही है चाहे नहीं हो रही है, वैसी भूमिका राज्यपाल की है।
राज्य सरकार के जितने भी कार्य किए जाते हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। ये अपने अपनी बात की है, चाहे उसमें राज्यपाल की मर्जी हो चाहे नहीं हो। इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। बस मैं एक बार आप लोगों को ये पद समझाने की कोशिश कर रहा था कि राज्यपाल है, उसका पद है वो कैसा होता है राज्य सरकार में। अब इस पद की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम भूमिका है एक राज्य सरकार में। अहम भूमिका होने का मैं कारण बताता हूँ, अहम भूमिका। अब वो कारण क्या है अहम भूमिका होने का? तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो राज्यपाल होता है वो विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। अभिन्न मतलब जिसके बगैर अभिन्न अंग। अभिन्न अंग कैसे? अभिन्न अंग वैसे कि इसके बगैर विधानमंडल वो अधूरी रहती है, तो इसलिए अहम भूमिका है। दूसरी बात करें तो ये केंद्र सरकार का, अपनी जो केंद्र सरकार होती है ना, इसके बारे में बाद में बात करने वाले हैं, सारी बातें करेंगे। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है ये। अभी केंद्र सरकार का प्रतिनिधि क्यों होता है इसके बारे में आगे भी बताऊंगा और अभी भी बता देता हूं, क्योंकि जो राज्यपाल होते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो नियुक्त किए जाते हैं अभी बात करेंगे अपने इसके बारे में। बात करते हैं इसके आगे की। और क्या होता है, ये अपने पास जो राज्य की कार्यपालिका होती है, राज्य कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। अब औपचारिक मतलब केवल औपचारिकता निभाता है, औपचारिक प्रधान। तो इस कारण से क्या होता है कि एक जो राज्यपाल होता है वो अपनी अहम भूमिका निभाता है एक राज्य सरकार में। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, इनकी बातें आगे होने वाली है। ये तो केवल बेसिक बात है कि राज्यपाल पद को मैं आप लोगों को समझा रहा था कि क्या होता है। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब बात करते हैं डिटेल से। देखो, बात करें तो जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार, अब अपन राज्य सरकार पढ़ रहे हैं, राज्य सरकार में अपन राज्यपाल पढ़ रहे हैं, तो संविधान में कहीं ना कहीं तो इसका उल्लेख होगा ना। अपने राज्यपाल को अपन शुरू कर लिया तो संविधान में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख किया गया है। तो जो राज्य सरकार है ना, अपनी किसी भी राज्य की जो राज्य सरकार होती है उसका उल्लेख संविधान के भाग 6 में किया गया है। अब ये भाग 6 तो बहुत बड़ा है, इसमें भी बता देते हैं कहां से। तो इसमें किया गया है अनुच्छेद 152 से 237 तक अपनी राज्य सरकार का वर्णन किया गया है। बात करते हैं अपने राज्यपाल से शुरू करते हैं, क्योंकि अपन राज्यपाल के बारे में बात कर रहे हैं तो राज्यपाल से ही शुरू करेंगे अपन। अब बात करते हैं अपन यहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद जो 152 है वो क्या कहता है, क्योंकि अपनी जो राज्यपाल की बात है वो यहीं से होना शुरू हो जाती है। तो अपन बात करते हैं यहां से। तो अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद, अब ये बाद में आगे शॉर्ट में लिख देंगे 152, क्योंकि अपने राज्यपाल की बात है वो यहीं से होना शुरू हो जाती है। और ये मोस्टली किसी कहीं पर भी किसी भी अपनी संस्था में जो अपनी कोचिंग वगैरह होती है वहां पे नहीं बताया जाता है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अब अनुच्छेद 152 की बात करते हैं। क्या कहता है? ये कहता है राज्यपाल राज्यों के लिए नियुक्त किए जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको अभी 153 वर्ष में होगा ना, उसमें और इसमें बहुत कंफ्यूजन होने वाला है आप लोगों को। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन ढंग से सुनना है, समझना है, तभी आप सही करोगे। अनुच्छेद क्या कहता है 152? वो कहता है राज्यपाल राज्य के लिए नियुक्त किए जाएंगे। तो ये समझ लेना। दूसरी इसमें एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट कही गई है, वो कही गई है कि जो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्तियों को नियंत्रित करता है या करेगा। ये बात आती है इसमें। ये दोनों बातें बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको मोस्टली कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। अब कुछ बच्चे क्या है, एक खरीद लेते हैं। मुझे पता है भाई, बच्चों का जहां पर पैसे लगते हैं वहीं पर ज्यादा विश्वास होता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी दोनों में कंपैरिजन करना जरूरी है कि जो अपने सर पढ़ा रहे हैं वो भी कुछ मेहनत कर रहे हैं। तो ये दोनों कंपैरिजन करना आप लोग देखना। आपको बात करते हैं अनुच्छेद 152 में, बस आपको ये दो बातें ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं अनुच्छेद
153 की। तो 153 क्या कहता है अनुच्छेद? अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब राज्यपाल होगा मतलब कि सरकार है वो प्रत्येक राज्य पे एक राज्यपाल नियुक्त करेगी। तो ये मैं बता देता हूँ, ये कब कहाँ पे कहा गया? ये मूल संविधान में कहा गया है। ये बात है ना, मूल संविधान में है। बात करते हैं, मैंने मूल संविधान क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि 7वां संशोधन किया गया था। मैं नोट यहाँ पे लिखता हूँ आप लोगों के लिए। इस अनुच्छेद में चेंज किया गया, परंतु जोड़ा गया। परंतु होता है भाई कि इस बात में ये बात और जोड़ देते हैं, तो इसके आगे एक परंतु जोड़ा गया है। वो कहा गया है कि 7वें संविधान संशोधन में, 7वें संविधान संशोधन, ये आपको ध्यान में रखना है, संविधान संशोधन। अब ये संविधान संशोधन कब हुआ? संशोधन 1956 में हुआ। 1956 में कहा गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकेगा। 7वें संविधान संशोधन 1956 में परंतु जोड़कर लिखा गया, में परंतु जोड़ा गया तथा कहा गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकेगा। अब इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 7वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया। इस अनुच्छेद में परंतु जोड़ा गया और परंतु जोड़कर कहा गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल है वो नियुक्त किए जा सकते हैं। राज्यों का राज्यपाल है नियुक्त किया जा सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 या 2 से अधिक। अब इसमें ये नहीं कहा गया कि 2 या 2 से अधिक कितने, तो एक ही व्यक्ति को सभी राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। ये बात इसमें कहीं नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो इसका मतलब तो यही मान के चले कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक, इसका मतलब सभी राज्यों का राज्यपाल है वो नियुक्त किया जा सकेगा। बात करते हैं इसके आगे की। इसके आगे भी बात करें तो 154 की बात करें, अनुच्छेद 154 की, क्योंकि अपन क्रम से चलेंगे, अपने पास क्रम से चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अनुच्छेद 154 क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। राज्यपाल में निहित होगी, जिनका प्रयोग, अपने यहां पे लिख देते हैं, जिनका प्रयोग वह कौन? राज्यपाल, वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अब ये वही बात आ गई भी अपने दादाजी वाली कि सारी कार्यपालिका शक्तियां वो राज्यपाल में निहित होती है, जिनका प्रयोग वह स्वयं, अब स्वयं तो न के बराबर करता है राज्यपाल, बाकी वो अपने अधीनस्थों। अब ये अधीनस्थ क्या होते हैं? तो अधीनस्थों के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी अपनी इसी क्लास में। वो होते हैं सीएम प्लस मंत्री परिषद के माध्यम से करेगा भाई, ये होते हैं इसके अधीनस्थ। तो इनके माध्यम से वो इन शक्तियों का प्रयोग करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने दादाजी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं अपने बच्चों के माध्यम से। तो वही बात आ जाती है अपने राज्यपाल के बारे में। तो अनुच्छेद 154 है, बस इतना ही कहा गया है अनुच्छेद 154 में। बात करते हैं अनुच्छेद 155 की। तो अनुच्छेद 155 क्या कहता है? अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल की योग्यताएं क्या है। तो बात करते हैं राज्यपाल की योग्यताएं। अब इसमें क्या है योग्यताएं?
इसमें एक बात बताता हूँ आप लोगों को, इस अनुच्छेद में केवल 2 ही योग्यताएं कही गई हैं, 2 ही योग्यताओं के बारे में बताया गया है। नंबर 1 की बात करें तो वह क्या हो, वह है भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो। तो ये तो अपने पास ऐसी शर्त है, जो ऐसी योग्यता है जो प्रत्येक पद के लिए होती है, चाहे वो किसी भी पद पे हो, जैसे राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, इसके अलावा राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, वो सभी यही पे लागू होता है, यही बात आएगी सभी के पद में। तो इसके बारे में तो ज्यादा सोचना नहीं है। दूसरा, इसकी आयु की बात करते हैं भाई, उसने यानी वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो ये 2 शर्तें हैं, 2 योग्यताएं हैं जो राज्यपाल के लिए इस अनुच्छेद में कही गई है। अब तीसरी जो बात है वो मैं बता देता हूं। तीसरी योग्यता वो ये है कि इसमें अपने पास एक बात का ध्यान रखा जाता है कि राज्यपाल नियुक्त करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि वह उस राज्य का मतलब जिसके लिए उसे राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है, उस राज्य का नागरिक नहीं हो। अब ये क्यों है? ये केवल अपने एक फॉर्मेलिटी निभाई जाती है कि भाई राज्यपाल है, उसी राज्य का नहीं होना चाहिए। इससे क्या है कि वो अपने पास राजनीतिक दखल से बचा रहता है। इस कारण से अपने पास राज्यपाल है, उसी राज्य का नागरिक है, वो नहीं चुनते। और मोस्टली जिस संविधान में नहीं कही गई है ये बात, ये कहीं पर भी नहीं कही गई है संविधान में, जिसे मैं बता रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखा जाता है। तो ये 3 बातें, 3 योग्यताएं अपने पास अनुच्छेद 155 में कही गई है। बात करते हैं अनुच्छेद 156 की। अब अनुच्छेद 156 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल बताया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल। अब ये जो कार्यकाल है वो अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया गया है। इसमें 4-5 बातें कही गई है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कार्यकाल जो होता है एक पद का, राज्यपाल का, वो किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो इसमें मैं नंबर 1 पे बताता हूँ आप लोगों को। या राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। और ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 156 है ना। लेकिन ये जो बात कही गई है वो कही गई है अनुच्छेद 156, मैं लिख देता हूं, अनुच्छेद 156(1) में कही गई है ये बात। क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि एक जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। इसका मतलब राष्ट्रपति उसे कभी भी चाहे, राष्ट्रपति, इसका मतलब बता रहा हूं मैं, राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को हटा सकता है। ये जो हटाने वाली बात है ना, ये मैं आगे आपको राष्ट्रपति में समझाने वाला हूँ। राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है बिना किसी सूचना के, यानी राष्ट्रपति है वो अपने पास राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है। ये बात इसमें कही गई है। इसके अनुसार प्रसाद पर्यंत का मतलब भी यही होता है कि वह राष्ट्रपति के कभी भी उसे अपने इस पद से हटा सकता है। तो ये अनुच्छेद 156(1) में कही गई है ये बात, ये आपको ध्यान में रह जाएगी, मुझे पता है। नंबर 2 की बात करें तो, नंबर 2 पे बात करें तो राज्यपाल कभी भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है। और ये किस में कहा गया है? ये भी अनुच्छेद 156 में कहा गया है, लेकिन ये कहाँ कहा गया है? ये अनुच्छेद 156(2) में कही गई ये बात। अनुच्छेद 156(2) में ये बात कही गई है कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसी भी समय, चाहे उसका समय पूरा हुआ चाहे नहीं हुआ, किसी भी समय अपने त्याग पत्र वो राष्ट्रपति को सौंप सकता है। तो ये बात कहाँ पे कही गई है?
ये कही गई है आप लोगों के अनुच्छेद 156(2) में ये बात कही गई है। मैं अभी एक और बता देता हूं इसमें। नंबर 3 की बात करें तो राज्यपाल 5 वर्ष तक अपना कार्य करेगा। अभी कई बार ना बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ ये 5 वर्ष मैक्सिमम है, वो 5 वर्ष तक करता है। ये एक अवधि है, वो निर्धारित की गई है राज्यपाल के लिए, तो इसमें और समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं आगे की, तो बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 की बात करें तो राज्यपाल नए राज्यपाल के कार्य ग्रहण तक कार्य करेगा। तो इसका मतलब है राज्यपाल के पद का जो कार्यकाल होता है वो इन 4 तरीकों से डिफाइन किया गया है, व्याख्या की गई है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, इसका मतलब राष्ट्रपति उसे कभी भी पद से हटा सकता है। इसके बारे में अभी थोड़ी सी बात करेंगे अपन, उसके बाद बात करते हैं। नंबर 2 पे बताया मैंने, ये किस में कहा गया है? ये अनुच्छेद 156(1) में कहा गया है। इसके बाद बात करें, राज्यपाल कभी भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है, यानी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देके भी वो हट सकता है उस अपने पद से। और ये बात किसमें कही गई है? ये कही गई है अनुच्छेद 156(2) में। बात करते हैं इसके आगे की, तो राज्यपाल 5 वर्ष तक अपना कार्य करेगा, ये इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं नंबर 4 की, राज्यपाल नए राज्यपाल के कार्य ग्रहण तक कार्य करेगा, यानी कहने का मतलब है अपने पास राज्यपाल का चुनाव है वो देरी से हो रहा है, तो अपना उसके 5 वर्ष पूरे हो गए तो वो अपने पद से हटेगा नहीं भाई। कब तक? जब तक कि नया राज्यपाल शपथ नहीं ले लेता है, तब तक। अब बात करते हैं इस मैटर में थोड़ी सी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के बारे में कुछ बातें आप लोगों को समझानी है। जो अपने नोट की बात करते हैं, जो मैंने अभी बताया ना आप लोगों को, क्या बताया मैंने बताया ना कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। मैं एक बार बताता हूं आप लोगों को, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का वास्तविक अर्थ क्या होता है, आपको पता भी तो होना चाहिए ना। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति उसे कभी भी बिना सूचना के हटा सकता है। लेकिन अब ये जो बिना सूचना के हटा सकता है, इसका प्रयोग वह किसके अनुसार करेगा? वह कौन? मतलब राष्ट्रपति। तो ये थोड़ी सी ध्यान में रखना, इसका प्रयोग यानी इस प्रसाद पर्यंत का मैं बता रहा हूं बिना सूचना के, इसका प्रयोग ये जो बिना सूचना के हटा सकता है, इसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार करता है। तो अब समझ में आ गया होगा भाई कि राष्ट्रपति भी अपने खुले हाथ नहीं रखता है, इसमें भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है वो उसको बांधे रखते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए समझा रहा था। अब बात करते हैं बिना सूचना के जो मनमर्जी चल रही थी, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ, क्योंकि ये डिटेल भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अपने पास बीपी सिंगल बनाम भारत संघ 2010 की बात कर रहा हूं मैं, आज से लगभग 13-14 साल पहले की बात कर रहा हूं। बीपी सिंगल बनाम भारत संघ 2010 में एक 5 जजों की 5 न्यायाधीशों ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति मनमाने ढंग से राज्यपाल को नहीं हटा सकेगा।
तो इसका मतलब है कि इस मामले में यानी विपी सिंघल बनाम भारत सन 2010 मामले में ये निर्धारित किया गया कि जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल को अपने मनमाने ढंग से नहीं हटा सकेगा। इस बारे में अपन डिटेल से आगे बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि अपनी जो क्लास है वो काफी लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे राज्यपाल से संबंधित नए अनुच्छेदों के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।